नमस्कार। बीबीसी राजस्थान की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। एक और जहां अमेरिका से निकाले गए अवैध प्रवासियों को लेकर हंगामा मचा हुआ है और उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान का एक बेटा जो अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करता है और इतना ही नहीं, वहां अपने बिजनेस को खड़ा करता है, तो यह बात सुकून देने वाली है। हम बात कर रहे हैं भारत के और वागड़ के ऐसे ही बेटे के बारे में जो सालों पहले अमेरिका गए और वहां उन्होंने हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म का एक बिजनेस अंपायर खड़ा किया और हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के खास रहे यह शख्स डूंगरपुर जिले के जसेला गांव के मूल निवासी हैं। एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में आज अमेरिका में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। वे अमेरिका में कैलिफोर्निया के पूर्व वाटर कमिश्नर भी रहे हैं। साथ ही अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खास मित्रों में शामिल है। हम बात कर रहे हैं एनआरआई बिजनेसमैन अशोक जी भट्ट की, जो पिछले दिनों अपनी निजी यात्रा पर बांसवाड़ा आए थे। इस दौरान बीबीसी राजस्थान ने उनकी सफलता के इस सफर को लेकर विशेष बातचीत की। यह बातचीत खास उन लोगों को सुननी चाहिए जो अवैध रूप से अमेरिका या किसी भी देश में जाते हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत जाना और अपनी मेहनत से सफल बनना यही देश को सम्मान दिलाता है। आइए आपको दिखाते हैं अशोक भट्ट जी से हुई विस्तृत बातचीत। आपके जीवन के सफर की शुरुआत, जी। तो वो बचपन कैसा था? सबसे पहले तो सर हमें बताइए, क्या आपने कभी उस समय सोचा था कि मैं कभी अमेरिका जाऊंगा? हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम जसेला से बाहर जा पाएंगे या जाएंगे। एक मेले में गया तो मेरी माँ ने मेरे को 25 पैसे दिए। यहाँ से शुरुआत की कि भाई हमें वो सेल्फ सफिशिएंट कहाँ से सीखने मिला। हमारे भारत की जो शैली चली आ रही है सांस्कृतिक, तो सर आपका प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कहाँ हुआ? हायर एजुकेशन कहाँ हुआ? वहां से मेरी दिल्ली में शुरुआत हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई तुझे वो ईमानदारी से जीना है तो यहाँ रह जा, बेईमानी से जीना है तो इंडिया चला जा। तो वो एक जमाना एक अलग था। अभी आजकल तो देखो तो आप वो आईएएस ऑफिसर को लाख रुपए से ऊपर तो कम से कम शुरुआत होती है। तो उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ पहुंचे। फिर वहाँ के नागरिक कैसे बने, ये सबसे बड़ी कहानी। 86 में मेरा ग्रीन कार्ड का हो गया। तो यहाँ का जो युवा जो आज अगर अमेरिका जाने का सपना देखता है, आप झूठ बोलेंगे तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। अमेरिकन एम्बेसी में रिपब्लिकन भारतीय सेनेटर बनाया। सर आप जब अमेरिका गए थे उस समय वागड़ के कितने लोग थे वहाँ पे? वागड़ के इतने मिनी सारे, वागड़ वहाँ बन गया। हाँ इतने सारे लोग आ गए कि कोई फीलिंग नहीं है। सारा भारतीय खाना मिलता है। हर साल मैं जब भी आता हूँ देश में अपने गांव जरूर जाता हूँ। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। चाहे सोने की लंका हो लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मेरी जन्मभूमि ही मेरे लिए सोने की सबसे बड़ी नगरी है। ये कहा राम ने रामायण में। और जब लंका को जीतने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पे कौन राज करेगा। लेकिन आज पूरे विश्व में फैले हुए वागड़ के लोग भी अपनी माटी से इसी तरह से जुड़े हुए हैं और उनके दिल में ये वागड़ बसा हुआ है। वागड़ का एक बेटा जो बरसों पहले कभी अमेरिका गया और आज उसने वहाँ पे अपने व्यापार का साम्राज्य खड़ा किया, और न सिर्फ साम्राज्य खड़ा किया बल्कि वहाँ पर अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्राप्त किया। ये हमारे वागड़ के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। तो आज हमारे साथ में वही वागड़ के बेटे अशोक जी भट्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके सफ़र के बारे में और आज के हालातों के बारे में भी उनसे जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं अशोक जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान पर। धन्यवाद। सर हमारे लिए तो बड़ी गौरव की बात है कि आप यूएस में इतने बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए हैं और आपके जीवन के सफ़र की शुरुआत जसेला डूंगरपुर से हुई। तो वो बचपन कैसा था? सबसे पहले तो सर हमें बताइए, क्या आपने कभी उस समय सोचा था कि मैं कभी अमेरिका जाऊंगा? जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता के 8 बच्चे थे, भाई बहन, 4 भाई 4 बहन। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम जसेला से बाहर जा पाएंगे या जाएंगे, ऐसा कोई सोचने में आया नहीं। जब मैं तीसरी में पढ़ने में आया तो तब मैंने एक मेले में गया तो मेरी माँ ने मेरे को 25 पैसे दिए थे जी। तो उससे मैं गुब्बारे लाया था। आज भी हमारे जसेला में लोगों को सबको पता है कि भाई सबसे पहली दुकान बस स्टैंड पे वो
बिछा करके, थैला बिछा करके, जो बोरी जूट का बोरा आता है उसको बिछा करके मैंने छोटी सी दुकान वहां शुरू की थी 25 पैसे से। चिखली कन्हूभाई घासी करके एक हुआ करते थे, जी। उन्होंने मुझे 25 पैसे के 12 बलून दिए थे अच्छा। और वो फुग्गे ला करके और मैंने वो 5-5 पैसे में बेचे थे, तो 25 पैसे के मुझे 60 पैसे मिले। मैं चिखली उसी दिन वापस गया था। कितनी उम्र रही होगी सर आपकी उस समय? उस समय में मैं तीसरी में पढ़ता था। अच्छा। तो 8 साल का बच्चा यहाँ से शुरुआत की, कन्हूभाई घासी, कन्हू भाई का। चिखली। जी। उसने पहली बार मुझे बलून दिए, ये फुग्गे, और वो मेरे ध्यान में आया कि भाई वो उसको है वो मैं किसी एक बच्चे ने, हमारे गांव वाले ने मांगा, हमने उसको 5 पैसे में बेचा। मैंने कहा 5 पैसे के 2 मिले और एक में बिका, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो 60 पैसे लेके मैं वापस गया कन्हू भाई के पास में। उसने मुझे 60 पैसे का सामान तो दिया, लेकिन उसके साथ में उसने एक 1.5 रुपए का और सामान दिया। बोला कि तू 2-3 दिन में बेच के और फिर वापस आना। अच्छा। ये एक उनकी जो इनोसेंट ट्रेनिंग जो मिली, हाँ। ये जो भारत विकास की जो है प्रेरणा, वो वहां से शुरू होती है। पूरे भारत में बच्चों को छोटे छोटे से शुरुआत होती है, जी। और जब उनको ये प्रेरणाएं मिलती हैं, वो तो अनायास था, उनको नहीं पता कि उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे भारत की जो शैली चली आ रही है, जी। सांस्कृतिक जो पूंजी जिसको कह सकते हैं पूरे पूर्वजों की, तो वो ये संस्कार हैं, और जी। उस संस्कार से उन्होंने मुझे सहयोग दिया, जी। और उस सहयोग से मैं वो आगे बढ़ते हुए तो आगे चलते चलते आगे चल पड़े। जी। तो सर आपका प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कहाँ हुआ? हायर एजुकेशन कहाँ हुआ? मेरा 8वीं तक है वो जसेला में हुआ। जी। 9वीं में मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं संस्कृत पढ़ूं करके, तो मुझे खड़गदास संस्था में भर्ती किया गया, अच्छा। लेकिन मुझे वो संस्था का मुझे वो जो गोवर्धन संस्कृत विद्या विहार। में गोवर्धन विद्या विहार में, लेकिन मेरा एक मेरी विचारधारा थोड़ी अलग थी, जी। क्योंकि मैं तीसरी से वो दुकान और वो सब करने लगा था, तो मुझे वो थोड़ा वाणिज्य में ज्यादा इंटरेस्ट था, और मेरे फादर मेरे पिताजी है वो ज्यादा मुझे संस्कृत में चाहते थे क्योंकि वो पंडित थे। पंडित थे। तो उनकी विचारधारा में और मेरे में थोड़ा सा फर्क आया। फिर बाद में मैंने वो उसको वहाँ भाग गया मैं स्कूल से। जी। तो उस समय एडमिशन की बात खत्म हो गई थी। तो हरिवल्लभ जी दीक्षित खड़गदा के, वो चिखली में हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, और हमारे चाचा भगवती शंकर जी भट्ट वो है वो वहाँ पे अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। तो उन्होंने किसी तरह उनसे बात की, उन्होंने सबसे पहले तो मुझे एक चांटा मारा, तो फिर कहा कि तेरे बाप का पैसा मुफ्त में आता है, तू है वो मतलब कि क्या करेगा आगे जा करके। किसी तरह से उन्होंने वहां एडमिशन दिया। आर्ट्स में मैंने 10वीं तक वहां पढ़ा। अच्छा। 11वीं में मैं गलियाकोट में पढ़ा। फर्स्ट ईयर में मैंने वो वाणिज्य में एडमिशन लिया बांसवाड़ा कॉलेज में, 1 साल वहां रहा। उसके बाद में वो सेकंड और थर्ड ईयर है वो डूंगरपुर मारावल साहब के वहां पे रह के पढ़ाई की। फिर मारावल साहब के साथ में हम जयपुर चले गए, वो विधानसभा के अध्यक्ष बने। वहां रहते हुए वो आईएएस की भी कोशिश की और सब कुछ किया, वहां पे पढ़ाई की, और वहां फेल हो गए। वहां कांतिनाथ जी भट्ट जी ने कहा कि तेरे बाप का नाम डुबाने के लिए तो तू, तेरे बाप दादे भीख मांगते थे, तू भी जाके भीख मांग। अच्छी शिक्षा उन्होंने अच्छे सोच से कहा। वो मेरे कान में खटक गई उस समय की आयु के हिसाब से, जी। कि मैंने उस बात को मैंने गलत ले लिया, लेकिन अच्छा हुआ। जी। पहने जूते, पहने हुए कपड़े जो थे, पिंक सिटी में बैठ गया। दिल्ली चला गया, रात को लाल किले पे सोया, सुबह में लंगर में खाया। चलते हुए फिर मैं 6 अकबर रोड पे गया। अच्छा। तो डॉक्टर नगेन सिंह जी अपने डूंगरपुर से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष थे, उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे उस समय में कि हमारे गौर जी वागड़ के करके, उन्होंने वागड़ी में मुझे कहा, और उनको वो एक ड्राइवर थे, तो उनको कहा कि भाई जाओ इनको 1 रुपए की जलेबी खिलाओ, पहले तो हमारे ब्राह्मण आए तो उनका मुंह मीठा करवाओ। वहां से मेरी दिल्ली में शुरुआत हुई। दिल्ली में 6 अकबर रोड पे रहा, 17 सफदरजंग रोड पे अपने रामनिवास जी मिर्जा की अंडर में एडहॉक बेस पे काम किया। वो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन थे। उसके बाद में बलराम झाकड़ अध्यक्ष बन गए लोकसभा के, तो 20 अकबर रोड पे उनके साथ में रहा, उनके सानिध्य में काम किया। और उसके बाद में मैं 1982 में अमेरिका चला गया। ये मेरी भारत की पूरी है। तो 1982 में जब आप अमेरिका गए तब आपकी उम्र क्या रही होगी?
मैं 24 साल का था उस समय। और तो उस समय क्या सपने लेके गए थे आप, क्या सोच के गए थे कि मुझे? वास्तविकता ये थी कि मैंने वो राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा में, पार्लियामेंट में असिस्टेंट की पोजीशन पे अप्लाई किया था। जी। लेकिन मुझे किसी सज्जन ने बोल दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है। अच्छा। अब पॉलिटिक्स थी वहाँ पे जाट लॉबी, ब्राह्मण लॉबी, राजपूत लॉबी, यादव लॉबी, ये 3-4 लॉबियां चलती थी दिल्ली में। तो पॉलिटिक्स की वजह से तो उन्होंने कहा कि भैया वो तुम्हारा वो परमानेंट नहीं हो पाएगा, एडहॉक पे तो हो ही हो। तो किसी ने मुझे वो सलाह दी कि भाई तुम चाहो तो। अब उसी समय मेरी मई महीने में शादी हुई थी, तो अचानक से मेरे को ध्यान में आया, तो मैंने कहा चलो वीजा ले लेते हैं, घूमने देख के आ जाएंगे, अगर नहीं पसंद आया तो वापस आ जाएंगे, अगर पसंद आ गया तो देखेंगे यूं। तो सबका कहना था कि भाई अमेरिका जाओ, अमेरिका जाओ। हमारे फादर के फॉलोअर थे, वो कई बार हमको कहा करते थे कि भाई अमेरिका में वो स्पॉन्सरशिप भेजता हूँ। मैंने कहा स्पॉन्सरशिप की क्या जरूरत है, मैं दूसरे लोगों को मैं ही वीजा दिलवा देता हूँ वहां पे, उनके वहां से रह के तो मतलब कि अब मेरे को वीजा लेने की में कोई आपत्ति नहीं है करके। तो जब शादी हुई तो हमने वो वीजा लिया, और वीजा लेके हम वहां गए। वहां पे देखा तो मुझे एक हमारे फादर के फॉलोअर बीजे पटेल, भगुभाई पटेल, तो उन्होंने कहा कि भाई तुझे वो ईमानदारी से जीना है तो यहाँ रह जा, बेईमानी से जीना है तो इंडिया चला जा। अब इंडिया का करप्शन उस समय तो बहुत हाई स्कोर था। उसमें कोई ईमानदारी से कहे तो कि भारत में करप्शन अब बहुत कम हो रहा है कंपेयर में उस टाइम के। हमारा उस समय वो भारत का करप्शन लेवल में मतलब कि हाई जो लिस्ट गिनी जाती थी 1 to 10 में, उनके अंदर में नाम आता था। अब है वो हमारा भारत है वो थोड़ा करप्शन में कम से कम उन्नति ज्यादा हुई है, विकास के साथ साथ में करप्शन ये कम हो रहा है विकास मतलब। नहीं, करप्शन का जो दूसरे सारे उद्योगों में और आर्थिक दृष्टि में विकास हुआ है, और करप्शन में वो नाश हुआ है। तो ये सबसे बढ़िया बात अभी भारत में हुई है। तो उस समय तो उन्होंने ये कहा, तो फिर वो हमने वो वहां पे देखा भी सही, हमको अच्छा लगा कि भाई यहाँ पे उस समय $1 के 9 रुपए चलते थे। अच्छा। तो हम जब कैलकुलेट करने लगे कि भाई अगर वो मेरे को $2000 भी मिलते हैं तो मेरे को वो अच्छा पैसा मिल जाता है। तो हमने कहा कि वहीं रहते हैं, वहाँ यहाँ पे 260 का स्केल था उस समय, तो क्लर्क का, असिस्टेंट का 425 का स्केल था। अच्छा। जो सेक्शन ऑफिसर का 550 का था, और जो आईएएस लेवल के जो थे वो 775 का स्केल चलता था, उसका बेसिक स्केल। तो वो एक जमाना एक अलग था। अब ये अभी आजकल तो देखो तो आप है वो आईएएस ऑफिसर को लाख रुपए से ऊपर तो कम से कम शुरुआत होती है। तो अमेरिका पहुंचने के बाद में पहला इंप्रेशन क्या था आपके लिए अमेरिका का, और वहां जाने के बाद में कितना संघर्षपूर्ण रहा आपके लिए कुछ कर पाना या वहां सरवाइव कर पाना? मेरे फादर के शिष्य लोग बहुत सारे थे वहां पे। मेरे फादर बहुत सिंपल रहते, और उन्होंने कई मंदिर गुजरात में बनवाए लोगों के पैसों से। वो ब्राह्मण थे, वो दो जोड़ी कपड़े रखते थे, उससे ज्यादा कुछ उनका कोई इंटरेस्ट होता नहीं होता। और कोई ज्यादा कोई पैसे दे दे, उन्होंने कहीं वो नवचंडी शतचंडी करवा दी, लघु रुद्र महारुद्र किया, तो ज्यादा पैसे आ जाते तो यजमान को नहीं मना करते, लेकिन शाम को आरती के बाद में जो भी गांव का जो सबसे गरीब लगता उनको, तो उनकी जिसकी जरूरत लगे उनको, तो उनको दे देते थे, एक्स्ट्रा था। उनकी वो एक नेचर थी। तो उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई डाउट नहीं। जी सर, फिर बिजनेस कैसे शुरू हुआ वहाँ पे आपका? आपने फैमिली को कैसे वहाँ पे बुलाया, और फिर वहाँ के नागरिक कैसे बने, ये सबसे बड़ी कहानी। मैं और मेरी वाइफ दोनों शादी करके गए वहाँ पे साथ में, एक साथ गए थे दोनों। हमारे फादर इन लॉ थे, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मतलब बॉम्बे में थे, यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद में जब हम वहाँ गए, तो ये हमारे फादर के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने मुझे वो कहा कि भैया वो तुम चाहो तो हमें वो अपने साथ में बिजनेस में करके तो तुमको वो अच्छा काम कर सकते हो, और पढ़ाई करो साथ में। जी। तो वहाँ पे मैंने यहाँ तो मास्टर किया हुआ ही था कॉमर्स में। वहाँ जाकर के फिर हमने एमबीए किया सैन फ्रांसिस्को में। साथ के साथ में एमबीए किया तो जॉन एंड कोक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी लग गई। तो वहाँ उस समय इजी था ग्रीन कार्ड मिलना और ये सारा। तो मतलब कि 1982 में मैं गया। 84 में मैंने अपने छोटे ब्रदर को वहाँ बुला लिया। 85 में उसकी वाइफ और बच्ची आ गई। 86 में मेरा ग्रीन कार्ड का हो गया, और साथ के साथ में वो मैंने 11 लोग घर के, मेरे बड़े ब्रदर, उनकी वाइफ, उनके 3 बच्चे, मदर फादर,
और मेरे को दिल्ली में जिन्होंने मतलब कि एक रोजी करके हुआ करती थी, जी। तो वो हमको जब मिर्जा जी के यहाँ काम करता था तो सुबह में हर रोज चाय और नाश्ता और वो कराती रहती थी। जी। हालांकि हर महीने जब तनख्वाह आती तब वापस उनको पेमेंट करते, लेकिन वो अपने बच्चे की तरह, मैं जी। यंग था 20-22 साल की उम्र में, क्या मतलब, हम्म। तो उसने वो बड़ा ख्याल रखा था। तो उसने जब मैं वापस आया तो 87 में, तो उनके दामाद और दामाद की सिस्टर जी। और एक मेरे फादर ने कहा कि भाई हमारे ये जो यजमान है तो उनका गरीब बच्चे, जी। उनको तो कम पढ़ा लिखा था, जी। तो वो हस्बैंड वाइफ करके 11 लोगों को मैंने वो एक साथ से अमेरिकन एम्बेसी में वीजा दिलवाया 87 में, अच्छा। विदाउट एनी अप्रोच, विदाउट एनीथिंग। बस शाम को है वो खाना खाने गए एम्बेसी वाले के साथ में, हाँ। कॉन्सुलेशन, वैसे ही बात में बात हुई, उन्होंने कहा कल भेज देना, तो हमने उनको वीजा दिलवाया। तो मतलब उसके उस तरह से सारे, फिर नाउ अभी तो हम चारों ब्रदर वहां पे हैं, पूरे सबके बच्चे सेटल हैं। जी। हमारे साले सब बच्चे उनके सेटल हैं, ससुराल साइड में ब्रदर के भी, सभी के, मतलब कि करीब करीब कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब रिलेशन में, सभी बहनों के, 3 बहनों के बच्चे वहां हैं, जी। एक बहन के दोनों बच्चे यहाँ हैं अभी तक, तो उनके लिए भी अभी प्रयत्न चालू है। अशोक जी वहाँ पे होटल और टूरिज्म बिजनेस में हैं और उन्होंने काफ़ी अपना कारोबार वहाँ पे फैलाया है और आज एक बहुत नामी शख्सियत है यूएस की। और आज जो है वो बाइडेन का जो पार्टी है आप उससे भी जुड़े रहे हैं और उनके लिए काफ़ी काम किया है। तो सर ये जो बिज़नेस आपने जो बनाया वहाँ पे, तो उसको शुरुआत करने में कोई दिक्कत आई और आज कहाँ-कहाँ पे अपना बिज़नेस फैला हुआ है? अमेरिका में ईमानदार हैं तो आपको आपका भविष्य उज्जवल है। आप कितना भी कुछ भी कर सकते हैं, जितना आप ज़्यादा ईमानदार रहेंगे, सरकार की पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, आपको कोई रोक-टोक नहीं है। आपका काम स्वतः होता रहेगा और आपकी क्रेडिट अच्छी है, आपको लोन-वोन भी मिल जाते हैं बिना कुछ किए, और उसी वजह से हमारे भारतीय जो हैं वो बहुत ही मेहनती लोग हैं। तो उनकी बड़ी मेहनत की वजह से हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत आगे आ गए। जी। मतलब नॉट ओनली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में हमारा भारतीय है वो आगे है अभी। तो वहाँ की राजनीति में कितना बदलाव है या भारत की राजनीति को देखें तो दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप? भारतीय राजनीति है वो, उनका जो मतलब कि कार्यक्षेत्र, हमारी जो जनसंख्या का हर तरह से फर्क है, एजुकेशन है, ये वो सारा। वहाँ की जो है वो, वहाँ पे एजुकेटेड पब्लिक है, वो कम से कम पढ़ा लिखा है, वो भी मतलब कि अंग्रेजी बोलता है क्योंकि वहाँ मातृभाषा है, और वहाँ जो अवेयरनेस ज़्यादा है यहाँ के कंपेयर में, तो उसकी वजह से वहाँ थोड़ा अलग सिस्टम है। जी। पॉपुलेशन कम है, मोर मोर पीपल, और उनमें सब में सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित कोई लोग हैं तो हमारे भारतीय हैं अमेरिका में। तो यहाँ का जो युवा जो आज अगर अमेरिका जाने का सपना देखता है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना ईज़ी है उसके लिए वहाँ जाना? काम के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी? सबसे पहले तो वो ईमानदारी से मेहनत करें, यहाँ से उनकी जो प्रोसीजरल ऑनलाइन पे जा करके और सारा देखे कि भाई मुझे स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिल सकता है या H1 वीज़ा कैसे मिल सकता है। ये 2 तरीके से ही ज़्यादा काम होता है। तीसरा तरीका ये है कि भाई वो वहाँ पे कोई लड़का-लड़की है और हम शादी के योग्य हैं और वो कोई ऐसा ध्यान जी। में जम जाता है कि भाई आपका मन हाँ, उनसे तो मिल ग्रीन गया कार्ड की तरह। और आप शादी कर लें, तो वो एक तीसरा है भाग। जी। बाकी और कोई तरीका मुझे दिखता नहीं, कई क्योंकि प्रोफेशनल ज़्यादा है, वहाँ अमेरिका में वो प्रोफेशनल्स को ज़्यादा ध्यान दिया जाता जी। है। तो अब अगर मान लो कोई जाना चाहे तो क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो उस बच्चे को नहीं करनी चाहिए वहाँ पे जाने के लिए? सबसे पहले कोई अप्रोच नहीं करनी चाहिए किसी को। जी। अपने बेस पे, बलबूते पे परीक्षा पास करो, कोशिश करो और सच बोलो। आप झूठ बोलेंगे तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे अमेरिकन एम्बेसी में। किसी भी तरह से आप है वो कोशिश करने जाएंगे, इधर से मैं कर लूँ, उधर से कर लूँ, किसी से सिफारिश ले लूँ, तो आपका कभी काम नहीं होना है। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपकी वास्तविक स्किल्स, वो ही काम करती है। आज आप इंडिया में हैं और आज ट्रम्प वहाँ पे शपथ ले रहे हैं। तो बाइडेन का जो शासन था या बाइडेन जी का जो राज था, तो उससे ट्रम्प जी का कितना अलग होने वाला है? आपने पिछला भी कार्यकाल उनका देखा है। तो क्या लगता है दोनों में कितना बदलाव है या कितने अलग-अलग हैं दोनों? पॉलिसी वाइज है वो, रिपब्लिकन की पॉलिसीज अलग हैं और डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज अलग हैं, लेकिन वो फंडामेंटल की अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर, वो पॉलिसीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जी। हम लोगों का विश्वास ये है कि हमारी जो आर्थिक
पॉलिसीज हैं डेमोक्रेट्स की, वो बेटर हैं देन रिपब्लिकन्स, यही कहूंगा मैं। क्योंकि रिपब्लिकन पॉलिसीज हैं वो ओनली रिच पीपल के लिए हैं, डेमोक्रेट पॉलिसीज हैं वो लिबरल हैं और सामान्य जन नागरिक के लिए हैं। जी। और अब वो राष्ट्रपति बन गए हैं, तो अब तो हमारे सबके राष्ट्रपति हैं, 4 साल उनको हमें झेलना ही है, या ये कहें कि हमें उनका स्वागत करना ही है, आइदर और कह सकते हैं। जी। तो क्योंकि विरोध में रहने से तो हम यही कहेंगे कि भाई हमें उनको झेलना है 4 साल के लिए, और जैसे ही अगला इलेक्शन आ रहा है फिर हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारे नए राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक बन जाए। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे ट्रम्प को आज शपथ ग्रहण समारोह के आप? बस यही कि भारत की जो इंडो यूएस रिलेशन है उनको और स्ट्रांग बनाएं और मजबूती से लें। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है कि हमारे कितने ही भारतीयों को लिया, पहला रिपब्लिकन भारतीय सेनेटर बनाया, तो बहुत ही वो एक हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने ये रिपब्लिकन ने पहली बार है वो भारत के इनको लिया। नॉर्मली है वो हमारे डेमोक्रेट साइड से ही ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, 70-80% पीपल है वो डेमोक्रेट साइड में थे। अब अभी इस बार है वो 60% ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया, 40% रिपब्लिकन साइड गए। लेकिन अब रिपब्लिकन को भी समझ में आने लग गया कि भाई भारतीय कम्युनिटी है वो वाइब्रेंट ज्यादा है, तो इनमें से लेना जरूरी है। तो उन्होंने अब वो नोटिस किया और इस बार है वो उन्होंने हमारे भारत को, भारतीय लोगों को भी स्थान ज्यादा स्ट्रांगली दिया। तो भारत अमेरिका की पॉलिसीज मैं चाहूंगा कि और स्ट्रांग बने और विश्व में हमारा भारत अमेरिका के साथ से यूनाइटेड नेशन में हमारा स्थायी स्थान मिले, यही हमारी शुभकामनाएं दोनों देशों के लिए। और हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे ट्रंप जी से कि आप मोदी जी को सहयोग करें। जी। सर, आप जब अमेरिका गए थे उस समय वागड़ के कितने लोग थे वहां पे, और आज कितने लोग हैं वहां पे वागड़ के? उस समय गिने चुने थे। जी। मेरी नॉलेज में तो हमें वो 3-4 लोग ही थे उस समय, जी। क्योंकि एक गढ़ी से सुरेश जी द्विवेदी थे हमारे भटमेवाड़ा समाज से, उसके बाद में भटमेवाड़ा समाज से मैं दूसरा आदमी था, और कुछ और लोग थे वो जिनके बारे में मुझे कम ही नॉलेज, लेकिन वो वागड़ से इतने ज्यादा उस समय नहीं थे। लेकिन आज तो 4-1 हजार फैमिली तो होंगी हमारे अच्छा। वागड़ की। अच्छा। तो बहुत परिवर्तन आया है 40 साल में, मतलब कि 4,000 लोगों का, 4,000 फैमिलीज का आना एक जी। बहुत बड़ी गर्व की बात है वागड़ के लिए अमेरिका जी। में। और अब ये वो बढ़ ही रहा है, अब है वो बहुत लोग कॉन्शियस हो गए और बहुत ही ज्यादा मतलब कि उत्सुक हैं कि कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी ये वो ट्राई करता है कि भाई मुझे वीजा मिल जाए तो मैं चल रहा। जी। तो अभी हम जैसे वागड़ की बात कर रहे हैं, और अब तो पूरी फैमिली आप अमेरिका में बसे हुए हैं, लेकिन वागड़ की जसेला की वो गलियां, वो गांव, वो खेत, वो हवाएं, वो कुएं, वो फसलें, वो चाय, वो खाना, वो सारी चीज़ें याद आती होंगी। तो कितना मिस करते हैं वहाँ पे वागड़ को, और कैसे आपका वागड़ आने का सफर रहता है? हमने जब गए तब वागड़ को मिस करते थे, अब तो हमने वागड़ ही बना लिया उधर। हमको कोई अब मिसिंग नहीं लगता है, क्योंकि वागड़ के इतने मिनी सारे, वागड़ वहाँ बन गया। हाँ इतने सारे लोग आ गए कि कोई फीलिंग नहीं है। सारा भारतीय खाना मिलता है, सब शुद्ध शाकाहारी वहाँ मिलता है, सब कुछ बहुत कुछ है। तो बहुत ही अच्छा आनंद करते हैं। अब वागड़ अब मिस नहीं करते हैं, लेकिन हर साल मैं जब भी आता हूँ देश में, अपने गांव जरूर जाता हूँ। तो जैसा कि मैं कहता हूँ अपने काव्य में कि महलों में रहकर भी तन्हाइयों का असर भर देता है, और जब आराम चाहिए तो वो काम मेरा घर कर देता है, और मैं समंदर भी पी लूं तो मेरी प्यास नहीं बुझती यारों, मेरे घर का एक लोटा पानी मुझे तर कर देता है, मेरे घर का एक लोटा पानी मुझे तर कर देता है। अशोक जी वागड़ के बेटे जो आज अमेरिका में नाम कमा रहे हैं, लेकिन आज वागड़ को कभी नहीं भूलते, यहाँ आते हैं अक्सर और यहाँ के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, अपने गाँव जाते हैं, और आज भी यहाँ पे एक कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। सर, आपको बीबीसी राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को, और आगे भी ऐसे ही आप उन्नति करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं। मेरी ओर से सभी वागड़ वासियों को शुभकामनाएं, और आपकी बीबीसी को भी एक मेरी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत को सुनकर और देखकर उन लोगों को जरूर सबक मिला होगा जो डंकी रूट से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई में काम करने का जज्बा है तो सही तरीकों से भी विदेश जाकर नाम और प्रतिष्ठा कमाई जा सकती है। अवैध रूप से किसी देश में जाकर तो भारत की प्रतिष्ठा पर दाग ही लगेगा। सच्चा और अच्छा भारतीय बनना है तो अशोक जी भट्ट जैसे बनिए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान पर जाएं और वहां हमें अपनी राय जरूर दें।
साथ ही इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जो अमेरिका जाने का ख्वाब देख रहे हैं। उनके लिए यह प्रेरणादायक हो सकता है। और ऐसे ही और कार्यक्रमों को देखने के लिए देखते रहें बीबीसी राजस्थान। धन्यवाद।